वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे भूमंडलीकरण, जगतीकरण, वैश्वयान, पृथ्वीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये सभी वैश्वीकरण के ही नाम हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है, अर्थात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, जिसे प्रवाह ऊपर शाब्दिक अर्थ में बोला है, तो होना ही वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक संदर्भ में ही किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास, प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण, उनके मिलान जो है वो वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है। एक अवधारणा के रूप में, एक कंसेप्ट के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात जो है वो प्रवाह होती है, और यह प्रवाह किनका हो सकता है? विचार, पूंजी, व्यक्ति, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान में मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण शब्द का उपयोग अर्थशास्त्रियों ने 1980 से किया है। हालांकि 1960 के दशक में भी इसका प्रयोग सोशल साइंस में किया जाता था, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 तक इसकी अवधारणा लोकप्रिय नहीं थी। वैश्वीकरण की सबसे पुरानी सैद्धांतिक अवधारणाओं को उद्यमी से मंत्री बने अमेरिका के चार्ल्स रसेल द्वारा लिखा गया, जिन्होंने 1897 में इसमें शब्द कॉरपोरेट दिग्गजों की रचना की गई। एंथनी गिडिन्स के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण है। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजार के माध्यम से पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, अर्थात एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं, और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित ना होकर विश्व के बाजारों में होता है। और यह जो व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने सफल होता है। मतलब इसका ये हुआ कि वर्तमान समय में सारा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में है, और हम अपना व्यापार वहाँ करना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना हो। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को लिए हुए है जिससे हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को स्थापित करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, भौगोलिक दूरियों को कम करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात और संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं। फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से समूचे विश्व से हम अपने स्टडी रूम में ही संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल NRDS क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, एक नई संस्कृति का उभरना। वैश्वीकरण की
प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की दूर दराज तक पहुँच ने एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है। इसमें हमारे रहन सहन, खान पीन सब चेंज हो गए हैं। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, चैटिंग आदि तत्वों से एक ऐसी संस्कृति बनी है जो कि विश्व के सभी युवाओं को प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा। वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद अर्थात अब हम बचाने का कम सोचते हैं और अधिक से अधिक खर्च करने और बाजारीकरण के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं। हाँ, यह यूएसए की संस्कृति से प्रभावित होकर हम यह कर रहे हैं। श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण की है। लगभग 1965 में 7.5 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए गए। वहीं 2000 के आसपास यह संख्या जो है 12 करोड़ तक पहुंच गई और वर्तमान समय में यह संख्या लगभग 20 करोड़ से ऊपर हो गई है। बिचौलियों का बढ़ावा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में श्रम निर्यातक देशों में कई ऐसे एजेंट और बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं जो वैध और अवैध दोनों तरीकों से विदेशों में काम दिलाते हैं। शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। अभी आपने देखा ही होगा कि भारत के कई सारे छात्र जो हैं यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए हुए थे और वहाँ पर वो फिर वहाँ से वापस आए। तो वैश्वीकरण का ही यह प्रभाव है। वैश्वीकरण ने शिक्षा का विश्वव्यापीकरण कर दिया है। अब विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम भी विश्व स्तरीय हो गया है और यहाँ पर भी दुनिया भर के विदेशों के या पढ़ने आते हैं और यहाँ के छात्र भी विदेशों में पढ़ने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, एजुकेशनिस्ट, अकाउंटेंट, मैनेजर, बैंकर आदि जो हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब आसानी से आवाजाही कर पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता। ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता बढ़ गई है। पहले ये कंपनियां सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी पूंजी आदि की आवाजाही में ही मदद करती थी, किंतु अब भिन्न भिन्न देशों में मैनेजरों, विशेषज्ञों, कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों आदियों की नियुक्ति में भी ये अहम भूमिका निभाती हैं। वैश्वीकरण के फायदे क्या हुए हैं, लाभ क्या हुए हैं या महत्व क्या है? तो वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी अवधारणा है जिसमें न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। वैश्वीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1, नवीन टेक्नोलॉजी का आगमन। वैश्वीकरण के कारण देशों को नवीन टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जीवन स्तर में सुधार। वैश्वीकरण के कारण मानव के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और अब उसे आसानी से न्यूनतम स्तर की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे जो शहरों में या कहीं भी रहने वाले लोग हैं वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, यहाँ पर रहने वाले के लिए यदि आपने जूता खरीदना है तो वो 200 रुपये का भी मिल जाएगा, 2000 का भी मिल जाता है और 20,000 का भी हो जाता है। तो व्यक्ति के जो है जो जीवन स्तर में अभी यहाँ पर वृद्धि वैश्वीकरण के कारण हो गई है। विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित विकासशील देशों में लगाते हैं, जिससे कि विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों में इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में हो रहा है।
विनियोजन का अर्थ हुआ इन्वेस्टमेंट, निवेश। विदेशों में रोजगार के अवसर, अब वैश्वीकरण के कारण विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। विदेशी व्यापार में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण आयात और निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध खत्म हो जाते हैं तथा इससे व्यापार में वृद्धि होती है, और व्यापार में वृद्धि से ही पूंजी का आसानी से प्रवाह होता है, और जब व्यापार में वृद्धि होती है तो रोजगार में ऑटोमेटिकली ही वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, वैश्वीकरण जब अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक संबंधों में भी सुधार होता है। आज के वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। तीव्र आर्थिक विकास, वैश्वीकरण के कारण तीव्र आर्थिक विकास होता है। स्वस्थ औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण स्वस्थ औद्योगिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा ही हमें टेक्नोलॉजी का आसानी से हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, और उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण उस देश की औद्योगिक स्थिति में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है, जिससे कि राष्ट्र के विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण देश में अपनी वस्तुओं की मांग बनाए रखने और निर्यात में सक्षम बनने के लिए देशी उद्योग अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में ही सुधार लाते हैं। जैसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कार उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, इस दिशा में प्रभावी कदम उसने सुधार किए हैं। लेकिन वैश्वीकरण के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो वो क्या हानियां हैं वैश्वीकरण के? यद्यपि वर्तमान समय में वैश्वीकरण को सभी राष्ट्र अपना रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वैश्वीकरण के दोष और दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असंतुलन होता है, अर्थात जो गरीब हो वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, और जो अमीर हो वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो इसके कारण देश में गरीबी और अमीरी में बहुत ज़्यादा खाई उत्पन्न हो जाती है, और यह जो है विषमता या जो खाई जो होती है, यह व्यक्तियों को विषमता या उनमें द्वेष बढ़ाने का कार्य करती है। देशी उद्योगों का पतन, वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, और विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देशी उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनका माल बिक नहीं पाता है और उन्हें घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग धंधे बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का प्रभुत्व, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। तो वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो आर्थिक रूप से जिनका सुदृढ़ व्यवस्था है, उनके आगे छोटी कंपनियां टिक नहीं पाती हैं, या तो फिर उनको बंद करनी पड़ जाती हैं अपने उद्योग धंधे, या तो वो उनके अधीन चली जाती हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर जाता है, इसलिए भारतीय उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर रोज़गार भी प्रभावित होता है और रोज़गार की व्यवस्थाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है। राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात, वैश्वीकरण पूंजीवाद को बढ़ाता है और जो कि एकमात्र उद्देश्य लाभ को ही रखता है, और वैश्वीकरण से राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को हानि पहुंचती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे मुद्रा कोष, गैट,
विश्व, गेट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सारे काम करने पड़ते हैं और इसके कारण यहाँ पर जो कमज़ोर पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक गुलामी, आर्थिक परतंत्रता, वैश्वीकरण के कारण अर्ध विकसित पिछड़े राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बन रहा है। इसके कारण पिछले राष्ट्र अपने अनुसार नीतियां नहीं बना सकते हैं और विकसित राष्ट्रों के अनुचित प्रतिबंधों का उनको सामना करना पड़ता है। घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून, वित्तीय कानून, मानव संपदा अधिकार, इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पेटेंट की आड़ में बड़ी बड़ी कंपनियां शोषण करती हैं और कई परंपरागत उत्पादन पेटेंट के अंतर्गत आने के कारण महंगे हो गए हैं। विलासिता के उपयोग में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण व्यक्ति की सोच, विचार, रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है और अब वो विलासिता की वस्तुओं में अधिक उपभोग किया जाने लगा है, जो कि समाज के लिए, देश के लिए उचित नहीं होता है। वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गला रहा है। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण क्यों होता है? वैश्वीकरण के प्रमुख कारण है उन्नत प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण का जो सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि बिना उन्नत प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण संभव नहीं है। वैश्वीकरण का हमने शाब्दिक अर्थ बताया था, प्रभाव, वस्तु, विचार, पूंजी और व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभाव वैश्वीकरण कहलाता है और यह प्रभाव बिना उन्नत प्रौद्योगिकी के, टेक्नोलॉजी के, तकनीक के संभव नहीं है। टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों में संचार में क्रांति कर दी है, जो कि वैश्वीकरण का कारण है। पूंजी, विचार, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रभाव प्रौद्योगिकी के कारण ही बढ़ा है। विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में अब सभी विश्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण और वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन आदि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चला हुआ है, तो यहाँ पर हम खाद्य तेल जो है यूक्रेन से काफ़ी मात्रा में आता है, तो यूक्रेन का खाद्य तेल जो है भारत में रुक गया है, नहीं आयात हो पा रहा है वहाँ से, तो यहाँ पर उसके रेट बढ़ गए हैं। उसी प्रकार पेट्रोलियम वगैरह की कीमतें भी, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं और उनके रेट बढ़ने पर सभी वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही यह सब होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, राजनीतिक प्रभाव। तो प्रत्येक प्रभाव के दो रूप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम दोनों का ही इसमें वर्णन करेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव के सकारात्मक रूप, वैश्वीकरण के कारण राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। मतलब अब राज्य जो है और अधिक प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर सकता है। वो सीसीटीवी कैमरे या अत्याधुनिक हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा और ज़्यादा ठीक ढंग से कर सकता है। नंबर 2, अब राज्य के हाथों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके दम पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में अधिक सूचनाएं जुटा सकता है। नंबर 3, सूचनाओं के माध्यम से राज्य और बेहतर कार्य कर सकते हैं और इसके कारण राज्य के
क्षमता में, कार्य करने की क्षमता में अब वृद्धि हुई है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़े हैं। क्या प्रभाव आया? राज्य के कार्य की जो क्षमता जो है, ठीक, उसमें अब कमी आई है। इसमें क्षमता में कमी का कारण ये नहीं है कि अब राज्य कम कार्य कर सकता है, अब राज्य कम कार्य करता है। उसने प्राइवेटाइजेशन को अधिक बढ़ावा दे दिया है, अब वो अधिकांश कार्य से धीरे धीरे पीछे हट रहा है, तो इसलिए अब उसकी क्षमता में कमी आई है। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब वो लाभ के लिए ही कार्य करने लगा है। अब वो न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाता है और उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब राज्य जो है कुछ एक कार्यों तक ही सीमित है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, और उन कार्यों को वो नहीं करता है। तीसरा, लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार ही आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। अब बाजार ही तय करता है कि क्या कार्य होने चाहिए, लोगों के हितों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य अपने दम पर फैसला लेने की उसकी क्षमता जो है वो कम हुई है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, तो इसके आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित पड़े। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, आयात प्रतिबंधों में कमी आई है, पूंजी का प्रवाह जो है वो बढ़ा है। अब जो निवेशक करता है अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से ही कहीं से भी कोई भी म्यूचुअल फंड, शेयर फंड वगैरह खरीद सकते हैं। कहीं भी आप किसी का बिल वगैरह जमा आसानी से कर सकते हैं मोबाइल से ही। यह सब वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। निवेश बढ़ने के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है और लोगों को, देशों को आर्थिक लाभ मिला है। व्यापार की बढ़ती दर से हर देश को बेहतर कर दिखाने का मौका मिला है। लेकिन वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी पड़े हैं। क्या? इसके कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही हैं और सामाजिक, मतलब लोक कल्याणकारी जो हैं, जो जन कल्याणकारी हैं, उनसे वो अब पीछे हटती है। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा कवच, मतलब जैसे बुढ़ापा पेंशन योजना इत्यादि, ये धीरे धीरे कम की जा रही है। अब आपको पता ही है, जैसे जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है अब उसको पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि पहले गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का प्रमुख कारण ही बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन होती थी। तो अब वैश्वीकरण के कारण ये सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन वगैरह हैं ये समाप्त कर दी गई हैं। वैश्वीकरण के कारण शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। अब वैश्वीकरण लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों को शोषित करता है और वैश्वीकरण के कारण ही समाज में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण ही अब संसार जो है उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना हो गया है, जन कल्याण की वो अनदेखी करता है। तीसरा वैश्वीकरण का प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव। हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम सामाजिक सांस्कृतिक भी कह सकते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा खाने पीने व पहनावे में, अब विकल्पों में वृद्धि हो गई। अब हमारे खाने पीने में कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, हॉट डॉग, चाउमीन, बर्गर, परांठा, हर चीज़ जो है अब जुड़ गई है। और ये कैसे, मतलब एक कॉल पर भी आपके घर पर पहुंच सकती है। हमारी पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ गया है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। हमारी जो मौलिक संस्कृति है उस पर बुरा असर पड़ा है। विकसित देशों की संस्कृति हम पर हावी हो रही है और इसके कारण युवा और वृद्ध में अब तनाव हो गया है। आपने देखा होगा कि अब
यदि पेरेंट्स बच्चे और उनके माता पिता एक स्थान पर कम से कम ही बात करते हैं, बच्चे और पेरेंट्स में उनमें जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है और जो कि मैकडोनाल्डीकरण अर्थात विभिन्न देशों की संस्कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है।